चंद घंटों बाद एलेक्स मरकजी शाहराह पर पैदल थौरा के ताक़ुब में थे। ताक़ुब फिटनेस सेंटर से शुरू हुआ था। एलेक्स की ख्वाहिश और ज़रूरत एक फ़ोटो था। वो डॉक्टर शेन लिंग सिंह के हमरा थौरा का फ़ोटो बनाकर किसके शकूक और जहनी कशमकश को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहती थी। अचानक एलेक्स का फ़ोन बॉल उठा। कॉल किल्मर की थी। इसने बताया कि वकील एंड्रयू को इस आदमी पर शक हो गया था जिसे किल्मर ने इसके पीछे लगाया। किल्मर का आदमी सुराग खो बैठा। किसी दूसरे आदमी को एंड्रयू के घर पर लगा दो। एलेक्स ने कहा, बिलाहिर वो घर आ ही जाएगा, शायद मुझे खुद जाना पड़े। किल्मर ने कहा, ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। एलेक्स ने थौरा को रुक कर फ़ोन से बात करते हुए देखा, जिसके बाद वो वापस पलटी। एलेक्स फुर्ती से करीबी दुकान में दाखिल हो गई। जब थौरा दुकान के सामने से गुजरी तो एलेक्स ने शीशे में से इसका चेहरा देखा। चेहरे के तासुरात संजीदा थे। चिकागो हीटिंग कैंप की मेंबरशिप 15 साल से एंड्रयू के पास थी। एलीट क्लब मुख्तलिफ अंदाज में इसके लिए मुफीद साबित हुआ था। 40 मिनट की ड्राइव के बाद इसने आखिरी मोड़ काटा और कुछ देर बाद कैंप के स्टील गेट पर पहुंच गया। पोस्ट से उतरने के बाद इसने कीपैड पर कम्बिनेशन पंच किया। गेट खुलने के बाद वो गाड़ी अंदर ले आया। फी एकड़ यहाँ सफ़ेद दुम वाले हिरन इतने ज़्यादा थे कि अमेरिका का कोई इलाका बराबरी नहीं कर सकता था। अब इसे ग्लाइकॉन को तलाश करना था। मरकजी कैबिन पर वो नहीं था। कैबिन की चाबी इसके पास नहीं थी क्योंकि वो मरकजी कैंप का मेंबर नहीं था। एंड्रयू ने इसे गेट से आने के लिए मखसूस कम्बिनेशन दिया हुआ था। यहाँ मुलाकात सिर्फ हंगामी हालात में हो सकती थी। इससे पहले वो दोनों सिर्फ एक मरतबा यहाँ पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिले थे। इसके बाद दोनों ने दो मुलाकात नहीं की थी। वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एंड्रयू जानता था कि वो कैंप में मौजूद है। लेकिन कहाँ? एंड्रयू कैंप के चक्कर लगाता रहा। ये ऑफ सीजन था, किसी और की मौजूदगी का इम्कान कम था। एंड्रयू ने नाक सुखेड़ी, कहीं लकड़ियाँ जल रही थी। वो इसी में रवाना हो गया जिधर से जलने की बू आ रही थी। दरख्तों से गिरी एक खाली जगह पर वो मौजूद था। वो अलाव में हिरन का गोश्त भून रहा था। बैठ जाओ। ग्लाइकॉन ने जेबी चाकू से एक बुना हुआ टुकड़ा तराश कर वकील को पकड़ाया। ग्लाइकॉन ने आउट ऑफ सीजन शिकार करके मुकद्दस असूल की खिलाफ वर्जी के अलावा स्टेट और विफाक के कानून की खिलाफ वर्जी भी की थी। वैसे भी वो मेंबर ना था, ना ही खास तादाद में शिकार के लिए प्रीमियम अदा किया करता था। मेंबर होता तो फीस अदा करता। वकील एंड्रयू का ध्यान बड़े और खतरनाक मसाइल की तरफ था। हमें मुश्किलात का सामना है, एंड्रयू ने बोटी चबाते हुए कहा। दो हकीकी मसले, जल्दबाजी मत करो और खाना खाओ। ग्लाइकॉन ने कहा। एंड्रयू बज़ाहिर आग की तरफ देख रहा था, लेकिन इसे राइफल हैंडगन नजर आनी चाहिए थी, जबकि वहाँ सिर्फ इसका डफल बैग नजर आ रहा था। मैं तरजीह दूंगा कि पहले काम की बात कर लें, तो फिर रस्मी कार्रवाई शुरू करो। ग्लाइकॉन ने कहा। व्हाट? एंड्रयू अपने कपड़े उतारो। एंड्रयू का दौरान खून तेज होगा। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने कपड़ों के नीचे कुछ छुपाया हुआ है? ग्लाइकॉन मुस्कुराया। तुमने कहा था ना कि इमरजेंसी का सामना है। ऐसी हालत में आसाबी तनाव वकूफ़ पज़ीर होता है। तनाव की कैफियत में इंसान वो कर जाता है जो आमतौर पर नहीं करता। क्या तुम भी उतारोगे? नहीं, मुलाकात की ख्वाहिश तुम्हारी थी। इसने माकूल दलील दी। एंड्रयू ने दिल में ही शुक्रिया अदा किया कि वो अपना पिस्टल पोश में ही छोड़ आया था। इसने मौजू और निक्कर के अलावा सब कुछ उतार दिया, फिर इशारे पर कपड़े वापस पहन लिए। 5 साल पहले ग्लाइकॉन चिकागो कैंप एक मेहमान के तौर पर इसे नजर आया था। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का मेहमान था। सर्जन का ताल्लुक जैक्सन से था। इस वक्त एंड्रयू पहली मरतबा ग्लाइकॉन से मिला था। बहुत जल्द इसे अंदाज़ा होगा कि पैथोलॉजिस्ट ग्लाइकॉन सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं है। इस वक्त एंड्रयू के जहन में एक तारीख और मकरू आइडिया फिर सर उठाने लगा, जो मौका न मिलने की वजह से जहन में उमता रहता था। ऑर्थोपेडिक सर्जन के जरिए इसकी जान पहचान ग्लाइकॉन से हुई। मुलाकातें बढ़ती रही तो एंड्रयू पर दूसरा इंकशाफ हुआ कि ग्लाइकॉन इंसानी इक़दार का कायल नहीं। वो अपने बरसों पुराने मनसूबे को अमली शक्ल देने के लिए तैयार हो गया। तहम एंड्रयू बेखबर था कि ग्लाइकॉन भी इसे स्टडी करता रहा। 2 खतरे हैं तुम्हारे कहने के मुताबिक, ग्लाइकॉन बोला। हाँ, और शायद मिलते जुलते। एंड्रयू मेरे बारे में जानता है? कोई नहीं। क्या किसी को शुबा है कि तुम क्या करते आ रहे हो? एंड्रयू ने पुरसुकून होने की कोशिश करते हुए होंठ पर जुबान पे। गालिबन एक FBI एजेंट मेरे पीछे लगी है। आदमी का नाम वो औरत है, ग्रेस की बहन अलेक्जेंड्रा मोरिस। ग्लाइकॉन के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे तुम पर क्यों कर शक हुआ? ग्रेस के शोहर बिल फेनिंग का ख्याल है कि डेथ बेड पर ग्रेस ने अपनी बहन को कुछ बताया था। ग्लाइकॉन की तेज आंखें बरमे की तरह एंड्रयू की वजूद में उतरती जा रही थी। इसे तुम्हारे वजूद का क्यों कर इल्म हुआ? मुझे नहीं मालूम। बिल गधा नहीं है, इसी ने बताया होगा। क्या ग्रेस की बहन बराह रास्त तुमसे मिली? नहीं, इसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए होंगे। ग्लाइकॉन ने पुरसोच अंदाज में कहा। तुमने बिल के साथ रियल एस्टेट डील की, तुम्हें हीरो पर ही रहना चाहिए था, लेकिन वो डील बेहतर थी। एंड्रयू ने कहा। बेहतर होती अगर तुम्हारे लिए खतरनाक न बन जाती। एंड्रयू को फौरन 2 चीज़ों का ख्याल आया। पहली बात यह कि इसका साथी मुतवातर हम की बजाय तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। दूसरा ये कि वो गिरफ्तारी या कैद की बजाय बहुत ही हलाकत की बात कर रहा था। ग्लाइकॉन ने इसे देखते हुए सवाल किया। तुम्हारे ख्याल में FBI तुम्हारे पीछे है?
एंड्रयू ने नफी में सारी लाया, बहुत मुश्किल में है और अपने तौर पर काम कर रही है। ब्यूरो ने इसे मुअत्तल किया हुआ है, इसका एक साथी इसके हाथों मारा गया। FBI मुलव्वस नहीं हो सकती क्योंकि ये स्ट्रीट क्राइम है। और कुछ? ग्लाइकॉन ने सवाल किया। मुझे शक है कि वो मेरे दफ्तर में चोरी छुपे दाखिल हुई। ग्लाइकॉन पलक झपकाए बगैर इसे तकता रहा। तुम्हें किसी बात पर यकीन है या सिर्फ डरे हुए हो या फिर सच छुपा रहे हो? मैं खौफजदा नहीं हूँ। अगर ऑफिस में दाखिल हुई भी है तो कंप्यूटर से कुछ हासिल नहीं कर सकती, वकील एंड्रयू ने कहा। ग्लाइकॉन ने चंद और सवालात किए और कहा, चलो ग्रेस की बहन एक खतरा हुई और दूसरा खतरा कौन है? दूसरा बराह रास्त है लेकिन काबू किया जा सकता है। बोलते रहो, ट्रेवर ने कहा। विलियम ब्रैड जो विक्सबर्ग में आबी कैरियर का मालिक है, वो जहनी हलल का शिकार हो गया है। कभी किसी हजूम में अपनी फौजशुदा बीवी को देखता है, कभी खुदकुशी की बात करता है, कभी मर्डर की बात करता है, वगैरह वगैरह। तुम्हें याद होगा कि इसकी बीवी ने मरने में बहुत वक्त लिया था। क्या इसने तुम्हें कॉल की थी? बहुत खुशी की बात करता है, कभी मेरे पास गोल्फ कोर्स में आ जाता है, कभी घर पर। ग्लाइकॉन की पेशानी शिकन-लुदा हो गई। इंतजार किस बात का? इसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। एंड्रयू ने जबरदस्ती कहका लगाया। मैं नहीं समझता कि वो खुदकुशी करेगा। आखिरी वक्त पर हम पर इल्ज़ाम लगाकर पुलिस बुलाएगा। तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारी धमकी के अलावा अपनी बीवी का अंजाम भी भूल गया है? ये बुज़दिल लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। इसका ज़मीर सो गया था कि जब हमें मर्डर के लिए अदायगी कर रहा था। और हमें क्या करना चाहिए? एंड्रयू ने सवाल किया। हम मुसीबत से निकलने के लिए तुम क्या करोगे? एंड्रयू ने सिबकी महसूस की। मेरा मतलब, तुम्हारा मतलब यही था ना कि मैं तुम्हारी गर्दन बचाने के लिए कुछ करूँ? एंड्रयू को अचानक एहसास हुआ कि इसे बहुत बड़ा सौदा करना पड़ेगा। ग्लाइकॉन लंबी चौड़ी जिसामत के साथ तंग कर खड़ा होगा। मैं जनाब बेड साहब को देख लूंगा। ग्लाइकॉन ने आम से अंदाज में कहा। क्या वो रात को घर पर होगा? हाँ, मैंने इसे कहा था कि मैं घर आकर बात करूंगा। उसकी मौजूदा बीवी कहाँ है? वो 10 दिन से मौजूद नहीं है। $250,000, ग्लाइकॉन ने इत्मीनान से कहा। एंड्रयू सुकड़ कर रह गया। बहुत ज्यादा है, खतरा तो हम दोनों को है। ग्लाइकॉन ने गैर इंसानी नजरों से पार्टनर को देखा। ब्रैड, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, अगर हो सकता है तो वो तुम खुद हो। मेरा मशवरा है कि तुम इस बात का ख्याल रखना। रकम किस अंदाज में वसूल करोगे? वकील ने फौरन घुटने टेक दी। अगले हफ्ते किसी वक्त यहीं पर। अगर रकम तुम्हारे लिए दर्द सर है तो उम्र कैद की तैयारी कर लो, या ऐसा करो कि अपना हाथ इस डफल बैग में डाल दो। तुम मुझे मारकर अमेरिका में नहीं रह सकते, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? मेरे बगैर इतनी दौलत कैसे कमाओगे? एंड्रयू ने बहादुरी का मुजाहरा किया। जाने से पहले एलेक्स मॉरिस के बारे में बताओ। वो ब्यूरो में यरगमालियों को छुड़ाने के लिए मुज़ाकरात करती थी। फिलहाल मुअत्तल है। क्या वो भी शादीशुदा है? नहीं, इसका भांजा ग्रेस का बेटा बिल के पास है। एक और बात, एक मोटी असामी बतौर क्लाइंट मौजूद है। वो अपनी बीवी से नफरत करता है। एंड्रयू ने कहा। कितना माल है? ग्लाइकॉन ने सवाल किया। हम दोनों 1-1 मिलियन बना सकते हैं। तलाक देगा तो 10 गुना रकम से ज्यादा हाथ धोना पड़ सकते हैं। एक चीज और, बेड का मुझे कैसे पता चलेगा? ग्लाइकॉन ने बरहमी से इसे देखा। मैंने कह दिया ना, समझो काम हो गया। माजी गवाह नहीं है। सॉरी, मुझसे गलती होगी। चलो अब निकलो। डॉक्टर क्रिस शेफर्ड अंत तक घंटों से मसरूफ़ कार था। आखिरकार वो वक्फे के लिए अपने प्राइवेट ऑफिस पहुंचा तो वहाँ थारा को देखा। वो क्रिस की डेस्क के पीछे बैठी अपने फ़ोन पर कुछ टाइप कर रही थी। इसने नजर उठाकर शोर को देखा और कुछ मुस्कुराई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हाईवे पर सफ़र कर रही थी, तुम्हारा ख्याल आया तो रह न सकी और मुड़कर यहाँ आकर बैठ गई। क्रिस भी बैठ गया। मैंने लौरा के साथ लंच किया। इसने बताया कि एल्वन का आज का प्रोग्राम मनसूख हो गया है। उन्होंने अगली 3 रातों के लिए हमें बुकिंग दी है, यानी हम कल सुबह निकलेंगे। क्रिस खामोश हो गया। परेशान मत हो, मैं बेन को स्कूल के लिए ले लूँगी और मिसेस जैक्सन का ख्याल भी रख सकती हूँ। तुम्हारा वजन कम हो गया है। क्रिस ने थोड़ा का नीम और यहाँ पेट देखा। व्हाट? मैं संजीदा हूँ। वो हंस पड़ी। मैं आजकल रनिंग ज़्यादा कर रही हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी दौड़ गैर सेहतमंद है। आओ तुम्हारा वजन करते हैं। क्या मजाक है? वो बोली। मजाक नहीं है, उठो, मुझे तुम्हारे खून का नमूना भी दरकार है। खून? थोड़ा बौखला गई। नहीं, डॉक्टर ने इसकी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। तुम्हारा वजन 111 पाउंड है। ये वजन 126 था। थोड़ा ने गहरी सांस ली और वजन करने वाली मशीन से उतर गई। बाद अज़ान डॉक्टर ने 10 सीसी खून सुरंज में महफूज कर लिया। थोड़ा ज़्यादा देर ना रुकी। इसके जाने के बाद क्रिस ने टेबल की दराज से एलेक्स का दिया हुआ फ़ोन निकाला। मेमोरी में एक ही नंबर प्रोग्राम किया गया था। घंटी पूरी तरह भी नहीं बजी थी कि जवाब आ गया। मैं एलेक्स हूँ, बात कर सकते हो? यस, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। थोड़ा अभी निकली है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बुलेवार्ड के पार्क में 5 मिनट में मुझसे मिलो। मैं बड़ी पहाड़ी पर मिलूंगा। वो पार्क नहीं, एंडीज का ग्रैंड विलेज है। व्हाट? ओवर, जल्दी करो। दोनों की मुलाकात 5 के बजाय 20 मिनट में हो। क्या दिखाना चाहती हो? तुमने FBI को फ़ोन नहीं किया? कर सकता था। ऐसी सूरत हाल में मेरी मुलाजमत चली जाती। तुम अभी तक उलझे हुए हो, लेकिन मैं होश हूं कि मुझ पर किसी हद तक भरोसा करते हो। एलेक्स दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। हमें यहाँ से हटना चाहिए। सेंट कैथरीन क्रैक एक बेहतरीन जगह है। ठीक है, वो बोला। मतलूबा मकाम पर एलेक्स ने पर्स खोला। क्रिस फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। एलेक्स ने एक फोटोग्राफ इसके हवाले किया। इसमें थोड़ा लेन सिंह के बहुत नज़दीक खड़ी थी। इनके अक्का में जो फायर पैलेस नजर आ रहा था वो उनके घर का था। वो घर एवलवन में था। दोनों का अंदाज बात करने का था। तुमने सुना है कि वो क्या बात कर रहे थे? मैं इतने करीब नहीं जा सकती। क्रिस बोला। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी अलामत नहीं है।
क्या इससे साबित होता है कि इन दोनों के दरमियान अफेयर चल रहा है? ताहम वो गुस्से में था और दरख्त के गिरे हुए तने के पास बैठा हुआ था। क्रिस ने चंद सवाल किए। एलेक्स ने इसे मुतमईन कर दिया और बताया कि इसने प्लांट थाईलैंड पर लंच नहीं किया था। इसने मुझे कहा कि लॉरा के साथ इसने वहाँ लंच किया था। क्रिस, वो एलेक्स की तरफ देख नहीं रहा था। क्रिस, वो तुमसे गलत बयानी कर रही है। तुम्हारे दिमाग में अभी तक शक है तो ये सेल फोन बिल देखो। आज 12:28 दोपहर में कॉल की गई थी। इस कॉल के बाद वो लिन सिंह से मिली थी। मैं ताकुब में थी, फोटो मैंने खिड़की में से लिया। अब तक के शवाहिद को यकजा करोगे तो वाज़ेह तस्वीर बन जाएगी। मैं समझ गया। वो चीख पड़ा और उठकर चल दिया। तस्वीर इसने रेत पर फेंक दी। बेन बेसबॉल ग्राउंड में अपनी टीम के साथ पुरजोश खेल में मगन था। क्रिस को पता ही नहीं चला कि थोरा कब वहाँ आई। बेन के बारे में बात करते करते वो बोला, ख्याल है कुछ वक्त हमें साथ घर पर गुजारना चाहिए। कल तो मैं चली जाऊंगी। जाने का प्रोग्राम है तुम्हारा? क्रिस ने कहा। थोरा धीरे से सर हिलाने लगी लेकिन बोली कुछ नहीं। क्रिस इसके करीब गुजरकर टीम की तरफ चल पड़ा। इसका ख्याल था कि वो इसे आवाज़ देगी लेकिन इसे कोई आवाज़ नहीं। क्रिस अपने हदशात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो इस वक्त शॉक में था जब एलेक्स ने बिलिंग रिकॉर्ड चेक करने के लिए इसे कहा था। ऑनलाइन चेकिंग के दौरान इसे कई अनजाने नंबर मिले थे लेकिन इनमें से कोई शिनलिन सिंह का नहीं था। अजीब बात यह थी कि 12:28 पर कोई कॉल नहीं की गई थी। एलेक्स से गलती हुई थी या फिर वो थोरा के सेल फोन के बारे में कुछ नहीं जानता था। तारीकी फैल रही थी। स्टेडियम की बत्तियां रोशन हो गई। थोरा सबसे ऊपर वाली बेंच पर क्रिस के पास पहुंच गई। इसके हाथों में बियर की 2 बोतलें थी। तुम बताओ क्या आखिर बात क्या है? वो उसके करीब बैठ गई। कोई खास बात नहीं। वो कुछ और करीब आ गई। आज तुम्हारी मसरूफियात क्या थी? डॉक्टर ने गैर मुतवक्के सवाल कर डाला। वो बीवी को देख रहा था। वो गड़बड़ा गई। ये क्या सवाल हुआ? वही मामूल के मुताबिक सुबह की दौड़, तैराकी, जिम आना, फिर लंच, बाद अज़ां कंट्रैक्टर के साथ मसरूफियत, आहर में ट्रिप के लिए चंद अशिया की खरीदारी। कंट्रैक्टर के साथ क्या मामला हुआ है? वो मजीद रकम एडवांस का मुतालबा कर रहे हैं। खामोशी का वक्फा है। दोनों खेल की तरफ मुतवज्जे थे। क्रिस की नज़रें तमाशाइयों पर थी। तकरीबन सभी चेहरे जाने पहचाने थे। तहम इसने अपना हम उम्र एक अजनबी चेहरा देखा। वो आदमी इन्हीं की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। क्रिस का बदन सुन हो। वो लीन सिंह था। थोरा ने यूं हाथ हिलाकर जवाब दिया जैसे वो कोई इसका पुराना रिश्तेदार हो। क्रिस, हाथ हिलाओ, इसने उकसाया। क्रिस ने जहन में से गंदी गाली से नवाजा और खेल देखने लगा। एवल 1 में तुमने सिंगलिंग को देखा था? हाँ, वो अपने घर जाते वक्त हमारी साइड पर रुका था। वो पहली मुलाकात थी। थोरा बेचैन दिखाई दी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तुम बहुत मसरूफ थे। थोरा ने चंद बातें लिन सिंह के बारे में बताई और लिन सिंह से मिलने की पेशकश की। क्रिस ने इनकार करना चाहा, ताहम हामी मार ली। दोनों खड़े हुए और नीचे उतरने लगे। क्रिस अपने बेटे बेन के साथ बिस्तर में था। दोनों ने बेन को गोद लिया था। क्रिस ने शादी से पहले थोरा के साथ कई बार स्लेटिंग की थी। वो सरासर गलत था। वो थोरा की शख्सियत के पीछे पेचीदा और तारीख पहलू को समझने में नाकाम रहा था। इसने अब इसकी ज़िंदगी भी खतरे में थी। एलेक्स ने दुरुस्त कहा था। रोज़ बरोज़ इस कहानी की सच्चाई उजागर हो जा रही थी। एलेक्स ने खतरा मोल लिया। डॉक्टर FBI को फ़ोन कर सकता था। एलेक्स ने कहा ऐसी सूरत में इसकी नौकरी चली जाएगी। इसने साफ को इसे काम लिया था। एलेक्स ने डॉक्टर पर भरोसा किया। डॉक्टर किस का दिमाग चकरा रहा था। एलेक्स को इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब इसे एहसास हुआ कि वो खुद भी एलेक्स का मोहताज है। विल किल्मर ने कॉल की थी। डॉक्टर एंड्रयू कहीं भागा नहीं था। ज़रा आराम करो। फ़ोन कैसे हो गया? एलेक्स ने आराम का मशवरा नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया। विक्सबर्ग वाला विलियम ब्रेड है ना? हाँ, 5वें शिकार का शोर, एलेक्स ने कहा। इसने खुदकुशी की कोशिश की है। एलेक्स हड़बड़ाकर उठ गई। कब, कैसे? वो ज़ियाबीतिस का मरीज था। गुज़श्ता शब जब इसकी मुलाजमा ने इसे देखा तो वो बेहोश था। यूँ मालूम हुआ है कि इंसुलिन का फुल डोज लेकर वो मुकम्मल कोमा की हालत में चला गया है। क्या ये हादसा हो सकता है? मुमकिन है, लेकिन ब्रेड के डॉक्टर की राय मुख्तलिफ है। मुमकिन है कि एहसासी जुर्म हो। एलेक्स ने कहा। वो अपनी बीवी के साथ जो कुछ कर चुका था वो बर्दाश्त न कर सका। इसकी बीवी की मौत कर्मनाक थी। इसने बहुत वक्त लिया था। इसके बारे में हमें गुज़श्ता चंद रोज़ की हर तफसील मालूम कर लेनी चाहिए। एलेक्स ने सोचते हुए कहा। अंकल, आपका शुक्रिया। आपके बगैर मैं पानी में मुर्दा मछली की मानत होती। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। ये बहुत बुरे लोग हैं। ये बहुत सुस्त रवि से हलाक करते हैं। तरीकाकार बेदाग है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरत पड़ने पर वो हर मरतबा ही ऐसे करे। तुम रुकावट बनोगी तो वो बेधड़क अचानक हमला कर दे। मैं ख्याल रखूंगी लेकिन मुझे जिम्मी को बचाना है। वो परेशान है। मरदूद बिल ने किसी औरत को घर में रखा हुआ है। समझ लो वो कौन होगी। वही जिसकी वजह से ग्रेस की जान चली गई है। जिम्मी मेरे पास आना चाहता है। एंड्रयू ने बिलाहिर मोटी ताज़ी मछली को कांटा निगलने पर मजबूर कर ही दिया। कार्सन जी बार्नेट तेल के कारोबार का बादशाह था जो इस वक्त एंड्रयू के बिल मुकाबिल बैठा हुआ था। गुज़श्ते 3 घंटों से कार्सन अपना दुखड़ा सुना रहा था। जाहिर है ये रोना धोना इसकी बीवी से मुतल्लिक था। एंड्रयू के चेहरे पर मसनूई तशवीश और संजीदगी थी। वक्तन फवक्तन वो सर भी हिला रहा था। ताम हकीकत में वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। इसके लिए कहानी में कुछ भी नया नहीं था। शोहर और बीवी की वही पुरानी कहानी, मसाइल, शिकायतें। तुम उसे तलाक देना चाहते हो? वकील ने मतानत से सवाल किया। मैंने यूँ नहीं सोचा लेकिन इसने मुझे दीवार से लगा दिया है। दूसरे वकला की तरह मैं तुम्हारी हौसला शिकनी नहीं करूंगा। वो तुम्हारी मोहब्बत थी और है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुझे मजबूर कर रही है कि मैं तलाक की हिमायत करूं। एंड्रयू ने कहा। हाँ, ये दुरुस्त है लेकिन वो तलाक के हक में नहीं है। इसके ख्याल में कोर्ट में हालात मेरे खिलाफ होंगे। इसके पास बेहतर दलाइल है।
क्या उसने तुम्हारी माली हैसियत की तरफ इशारा किया है? अगरचे उसे मेरी दौलत से दिलचस्पी नहीं, लेकिन इस तलाक की सूरत में बच्चों के अलावा कानूनी तौर पर वह सब कुछ वसूल करेगी जो इसका हक बनता है, जैसा कि तुमने बताया। एंड्रयू ने दबाव बढ़ाया। तुम्हारे आधे कुओं के अलावा मकानात, बोट, रेस्टोरेंट। कार्सन खड़ा हो गया। प्लीज बैठ जाओ, एंड्रयू ने इशारा किया। वो बैठकर वकील को यूं देखने लगा जैसे वो चुटकी बजाते कार्सन का मसला हल कर देगा। एक अच्छा वकील यही कहेगा कि तलाक को भूल जाओ। वाट? कार्सन ने उलझन से कहा। तुम तलाक अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या मतलब? मेरी माली हैसियत $50 मिलियन है। नहीं 25, एंड्रयू ने कहा। वो भी अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया। तलाक पर ही तुम्हारे 25 मिलियन डूब जाएंगे। बच्चे भी गए। बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए महीने में तुम्हें 10% वक्त दिया जाएगा। बच्चे वैसे ही नाराज होंगे कि तुमने किसी और के लिए उनकी मांग को छोड़ दिया। कार्सन एक बार फिर गुस्से में खड़ा हो गया। बैठ जाओ, जोश की नहीं होश की जरूरत है। मैं जो हल पेश करने जा रहा हूँ। एंड्रयू ने कार्सन की आंखों में झांका। तुम्हें शौक लगेगा। देखो, कारोबार में भी मुश्किलात आती रहती हैं। हाँ, ऐसा होता है। चंद मुश्किलात अमूमी तरीके से हल हो जाती हैं या रिवायती तरीकाकार कह लो। एंड्रयू ने दोनों हाथ मेज पर रख लिए। लेकिन बाद मुश्किलात से निपटने के लिए तहलीक की सोच की जरूरत पड़ती है। क्रिस अस्पताल से वक्फा लेकर साइकिल उठा के निकल गया था। वो अंधाधुंध साइकिल भगा रहा था। दिमाग में हलचल थी। बाएं जानिब मान मुड़ती हुई गाड़ी से तकरीबन टकरा गया था। इसने शिद्दत से ब्रेक लगाया कि हैंडल बार के ऊपर चला गया। वो शोर मचाने वाला था कि ड्राइवर बाहर निकलकर चीखने लगे। वो मुंह खोले खड़ा था। तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? एलेक्स मॉरिस ने बुलंद आवाज में कहा। लगता है वो कई रोज से सोई नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम क्या बात करोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें मालूम हो। बहुत बुरा हो गया है। मेरे ख्वाबो ख्याल में भी ना था। क्या कह रही हो? जो हम बात हो चुके हैं, इनमें से एक की बीवी किशोर की जान खतरे में है। वो कोमा में है। कई साल पहले एंड्रयू के जरिए इसने अपनी बीवी को मरवाया था और अब इंसुलिन का ओवरडोज लेकर खुदकुशी की कोशिश की है। एलेक्स ने उजलत में बताया। क्या ये हादसा या इत्तेफाक हो सकता है? क्रिस ने सवाल किया। मैं ऐसा नहीं समझती। कोई और बात है? ब्रैड ने बीवी को मरवाने के लिए वकील को हायर किया था। गालिबन वो एहसासी जुर्म का शिकार हो गया था, लिहाजा इसे खत्म करना जरूरी था। क्या तुम जागती रही हो एजेंट मॉरिस? क्या तुम मुझे एलेक्स नहीं कह सकते? वो बोली। मेरी माँ को कैंसर है। मैं वहीं जैक्सन में माँ के साथ थी। मैं माजूद था। कुछ देर के लिए खामोशी आ गई। मेरा अंदाजा था कि तुम इस तरफ आओगे। एलेक्स ने कहा। थोरा ने भी यहीं रनिंग की थी। मैं ताकुब में थी। क्रिस ने जज्बाती चुभन महसूस की। देखो एजेंट मॉरिस, फॉर गॉड से तुम मुझे एलेक्स कह सकते हो। ओके एलेक्स, आज जाती बात ना करो। मैं सुनना नहीं चाहता, इसलिए कॉल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, क्या चाहते हो? ज्यूइश हिल से दरिया को देखेंगे। क्या मैं भी? एलेक्स ने कुदरती हैरत महसूस की। हाँ, क्रिस ने इसकी आंखों में देखा। ओके, पैदल चलते हैं, एलेक्स ने कहा। सिर्फ वही जानती थी कि क्रिस को अंदर ही अंदर क्या चीज खा रही है और क्रिस भी इस हकीकत से वाकिफ था। लेकिन अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो? क्रिस ने अच्छा जाहिर किया। एलेक्स ने शाने उचकाए। कह देना मैं डॉक्टर हूँ। तुम्हें और टॉम केज को एक एसोसिएशन की जरूरत है। क्रिस कई दिन बाद पहली मरतबा मुस्कुराया। हालिस मुस्कुराहट। ऑन्कोलॉजी पर मैंने चंद किताबें पढ़ी हैं। क्या सीखा? डॉक्टर क्रिस ने सवाल किया। खून के कैंसर के 90% वजूहात से हम लाइल्म हैं। हाँ, इतना मालूम है कि अक्सर में वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। क्या मैंने यही लिखा है? डॉक्टर ने कहा। हाँ, एलेक्स ने जवाब दिया। लेकिन मैं बहुत कम समझ पाई। कुरायर्स पर कैंसर के लिए सबसे ज्यादा असर पजीर वजह डाइऑक्सिन है। किसी बदन में 1 नैनोग्राम ऑफ डाइऑक्सिन दाखिल करो जब मरीज आखिरी सांस लेगा। डाइऑक्सिन इस वक्त भी बदन में मौजूद होगी। डाइऑक्सिन केमिकल है, लिहाजा मर्डर वेपन के तौर पर भरोसे के लायक नहीं। दोनों ने केसेस के अलावा तमाम खानदान पर बात करने के लिए काफी वक्त लिया कि नुक्स सपाक मर्डर वे कौन सा हो सकता है। ट्यूमर पर भी जाहिर है बात की गई। ज्यादातर क्रिस महवे गुफ्तगू रहा। अपना ख्याल रखना। हाँ, क्रिस ने कहा। बाद में बात करेंगे। वादा? एलेक्स के मुंह से बहता निकल गया। क्रिस ने नजर उठाकर इसे देखा। वो जमीन को तक रही थी। क्रिस देखता रहा। हर नफ्स ख्याल जाज़िब और रंगीन था। वादा? बिलाहिर इसने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया।